हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो कई बार वक्त से पहले, ऐसी सटीक इंफॉर्मेशन जैसा कि बिहार चुनाव के बारे में हमने कुछ दिन पहले अविनाश काकड़े जी का इंटरव्यू दिखाया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए ही सरकार बनाएगी और अब वो बात सच्ची होती नजर आ रही है। हमारे सामने इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। अविनाश काकड़े जी से ही दोबारा मैं बात करूंगा कि आखिर उन्हें क्यों ऐसा यकीन था और क्या क्या वजह है जिसकी वजह से महागठबंधन सरकार नहीं बना पा रहा। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने बिहार चुनाव के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरह से सही साबित हुई है। अब आप क्या कहते हैं कि हालांकि आपने उस वक्त बहुत सी बातें बताई थी, लेकिन अब एक जायजे के तौर पर, एनालिसिस के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? आपको तो पहले ही उम्मीद थी, लेकिन बहुत से लोगों को उम्मीद ये थी कि शायद महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस के भी कुछ लोग बताते थे। हमने शकील-उज़-जमा का इंटरव्यू किया था, कांग्रेस के लीडर जो बिहार से हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन हकीकत वो निकली जो आपने कहा था। अब आप क्या कहते नमस्कार। मैं सर कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, ना भविष्य बताता हूं। मैं उस पर विश्वास भी नहीं रखता। मगर मैं जमीन पर जो हो रही है हलचल, लोग जो कह रहे हैं उसको सुनता हूं गंभीरता से। दुर्भाग्य से हमारे जो इस तरीके के प्रिडिक्शन देते वो नेता जमीन से टूट चुके हैं। जमीन के साथ में उनका जुड़ाव नहीं रहा है और ये लोग हवा में बैठ के, एसी में बैठ के कुछ प्रिडिक्शन दे देते और उनकी बातें करते। आप देखिए, एक तरफ पूरा का पूरा सारा मीडिया, जिनका एग्जिट पोल, उसके बाद में वो मैंने सारे पोलों के जो रिजल्ट है वो कहीं भी उसके नजदीक नहीं आते। और वो चाणक्य, जो चाणक्य बहुत दावा करता है, 3 बार गत यानी 3 इलेक्शनों से चाणक्य बिहार के बारे में झूठा साबित हो रहा है। तो ऐसे कई लोग हैं। झूठे क्यों साबित होते हैं? क्योंकि इनके जो प्रिडिक्शन होते हैं वो प्रिडिक्शन बायस्ड होते हैं। एक तो बायस्ड होते हैं, एक या तो बिके हुए होते हैं, या तो फिर ये जमीन पे कोई बात ही नहीं करते। मैं सबसे पहले जो बात बोला था कि बिहार में 3 कम्युनिटी साइलेंट है। पहली हैं? कम्युनिटी थी मोस्ट बैकवर्ड, हुँ, दूसरी कम्युनिटी थी मोस्ट दलित, आपको याद होगा मैंने उस वक्त कहा था, और तीसरी हुँ, कम्युनिटी थी महिला। ये पूरा साइलेंट थी। और वो इलेक्शन 4 गठबंधनों के बीच में नहीं था, नीतीश वर्सेस मोदी था वो इलेक्शन। और हुँ, मोदी जी का पूरा प्रयास था, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टी है बीजेपी, तो उन्होंने नीतीश जी को मिनिमाइज करने के लिए उनके विरोध में जो जो षड्यंत्र किए, जिस तरीके से चिराग को प्रोजेक्ट किया। आप हर जगह देख लीजिए कि चिराग पासवान के उम्मीदवारों में चौरसिया भी था और राजेंद्र सिंह भी था, जो बीजेपी के स्टॉलवर्ड नेता है, हुँ, स्टॉलवर्ड नेता थे। उनका संगठन मंत्री अगर एलजेपी के टिकट पे लड़ रहा है, उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर एलजेपी के टिकट पे लड़ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा हुँ, है। हुँ, नीतीश जी से मैं आग्रह करता हूं कि इन जो बदमाश है, ये जो पीछे से खंजर भोंकने वाली जो औलादे है, इनके बारे में जरूर सोचे। हो सकता है तो आप महाराष्ट्र की नीति अपनाएं, महाराष्ट्र के जैसा उनको, यानी तेजस्वी को जो समर्थन देके बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है। अगर नहीं सबक सिखाओगे तो आपके जैसे अनेकों लोग, अनेकों नीतीश कुमार इन्होंने बलि चढ़ाए हैं, और हर जगह ये बलि चढ़ाते हैं। जब कांग्रेस किसी को समर्थन देती है तो कांग्रेस खुद कम होती है, खुद खत्म होती है। मगर बीजेपी जब समर्थन देती है तो बीजेपी उस पार्टी को खत्म करती है, वो उसका नेचर है। रही बात कांग्रेस क्यों हारी, मैंने आपको पहले बताया था कि 35 कैंडिडेट तो कांग्रेस के फाइट में नहीं थे, हुँ, बाहरी कैंडिडेट लाया था कांग्रेस ने। और 35, इसमें अगर कांग्रेस 17-18 सीटें या 20 सीटें जीत रही तो 50%, 55% रिजल्ट दे रही है कांग्रेस। हुँ, इसका कारण यह है कि कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी, करीबन 27 जिलों के जिला अध्यक्ष कार्यकारी, ब्लॉक अध्यक्ष 30 सालों से बदले नहीं गए। तो संगठन नहीं होगा तो आपके नेता के सभा में कितनी भीड़ होती है, इससे ज्यादा बूथ पर कौन खड़ा होके वोटिंग दलवाता है, बूथ पर खड़ा होके लोगों को आश्वासित कौन करता है कि ठीक है, तू नीतीश को भी नहीं जानता, मोदी को भी नहीं जानता, तेजस्वी को भी नहीं जानता, मगर इस गली में मैं रहता हूं, इस गांव में मैं रहता हूं, तेरा कोई भी अड़चन होगा तो मैं तेरी अड़चन दूर करूंगा। ये बोलने वाला कांग्रेस का आश्वासक नेता वहां नहीं रहा।
क्योंकि कांग्रेस ने गणेश परिक्रमा करने वालों को बड़े नेतृत्व दिया है, बड़े पद दिए हैं, और सारे के सारे नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर भी जनता के साथ में जुड़ाव नहीं रखता। कांग्रेस का कोई कॉर्पोरेटर जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, कांग्रेस के नेता जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो लोग कांग्रेस के जनता के लिए अवेलेबल होते हैं उनको कांग्रेस कभी बड़ा नहीं बनाती है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि बहुत नजदीक से और बहुत अंदर से कांग्रेस को देख रहा हूं। और ये राहुल गांधी जी और सोनिया जी को सतर्क हो जाना चाहिए, प्रियंका जी को सतर्क हो जाना चाहिए कि प्रियंका जी कहीं 2-2.5 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिले उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का शासन चले गया, 28 में से 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, तो ये नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतना बड़ा कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी सब कुछ हो गया, तब भी 7 में से 7, 8 में से 8 सीटें अगर गुजरात में आती है बीजेपी की, तो हमें विरोध करने वालों को समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई गलती हो रही है और हमारे गलती का आकलन हमको करना चाहिए। हम कोई आकलन नहीं करते, हम इतना ही चाहते हैं कि मोदी बदनाम हो रहा है क्या, तो फिर हमारे सिवाय कोई नहीं पर्याय। लोग पर्याय ढूंढ लेते हैं और पर्याय ढूंढ लेंगे। अगर इसी तरीके से चलती रही तो इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी का देश को एक वरदान है, देश को दिया हुआ एक तोहफा है, महात्मा गांधी और उनके उस वक्त के सब लोगों ने एक तोहफा दिया था देश को कि देश में सेकुलरिज्म जिंदा रहे, देश में बोलने की भाषा और सबको स्वतंत्रता रहे। आज क्या चल रहा है कि अगर आप उनकी भाषा नहीं बोलो, कट्टरते की भाषा अगर नहीं बोलो, तो आप इस देश में रहने लायक नहीं रहते हो, आपको पाकिस्तान भेजा जाता है। और दूसरी बात आप समझ लो, गंभीरता से ये बात मैं बहुत तीव्रता से बोलता हूं कि अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए जिस तरीके से टूट पड़ती है बीजेपी पूरी की पूरी, क्या किसी सेकुलर व्यक्ति को बचाने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कोई प्रयास किया कभी? क्या कभी एसपी ने प्रयास किया, कभी बीएसपी ने किया, कभी आरजेडी ने किया? क्यों नहीं प्रयास करते आप लोग? आपको क्या लगता है कि ये आपके बंधुआ मजदूर है सारे के सारे लोग, ये आपके लिए काम करने के लिए मजबूर है? नहीं, वो लोग भी पर्याय ढूंढ लेंगे, वो लोग भी करेंगे, क्योंकि हम कभी कट्टर नहीं हो सकते, कट्टरपंथी नहीं हो सकते, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम किसी के गुलाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हम गुलाम। इसीलिए हम स्वतंत्र आवाज रखते हैं, और इस आवाज की कदर अगर जो भी पार्टी नहीं करेगी, ये कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ये इसमें जज्बा था कांग्रेस में कि स्वतंत्र आवाज की वो करती थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, ये सारे स्वतंत्र आवाज की कीमत करती थी। आज कांग्रेस में सच बोलने वाला जो होगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उसको उसके अंदर अंदर रखा नहीं जाता, जिम्मेवारी नहीं दी जाती। इसके वजह से कांग्रेस का पतन हो रहा है। अब भी सोचना चाहिए, और नहीं सोचेंगे तो कांग्रेस समाप्त हुए बिना नहीं रहेंगी। अच्छा, अब ये बताइए कि ये एलजेपी जो चिराग पासवान वाली पार्टी है, जिस पर आपने कहा कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उनके टिकट पर लड़े हैं, उसके बाद भी उन्हें कामयाबी कुछ क्यों नहीं मिली? वो क्या वजह रही? देखो सर, एक बात बता देता हूं, लोगों को समझ में आया गया था कि ये भाजपा की बी टीम है, मगर चिराग पासवान ने क्या काम किया मालूम है आपको? सबसे बड़ा काम चिराग पासवान का अगर कोई होगा तो नीतीश से नाराज लोगों को कांग्रेस और आरजेडी की तरफ नहीं जाने दिया। वो शौकत थे, ये जो जैसा नीतीश को काटने का शौकत था चिराग पासवान, वैसे वो वोट जो नाराज वोट है बीजेपी से और इनसे, मतलब जेडीयू से जो नाराज वोट है, वो डायरेक्ट आरजेडी और कांग्रेस के तरफ ना चले जाए, इसका भी काम चिराग पासवान ने किया। बहुत महीन तरीके से इनने ये फांसा डाला था बीजेपी ने, और जैसा शिवसेना को यहाँ फंसाया था वैसे वहां नीतीश कुमार जी को फंसाया है। अब निर्णय नीतीश कुमार जी को करना है, और बीजेपी तो अभी गलती नहीं करेगी। बीजेपी अब महाराष्ट्र में जो किए थे वो गलती नहीं करेगी कि वो सीएम पद का ऑफर खींचने का प्रयास नहीं करेगी नीतीश जी से, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश जी कभी भी समर्थन दे सकते हैं, इसलिए बीजेपी वो प्रयास नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। मगर अगर बीजेपी ने ऐसा प्रयास किया तो बल्ले बल्ले। हाँ, तो अगर ऐसी सूरत बनी तो क्या क्या कुछ सेकुलर पार्टियां और जो इंडिपेंडेंट है उनसे मिलकर के कोई चीज सरकार बनती हुई तो तब भी नजर नहीं आती? क्या लगता है आपको, बल्ले बल्ले का क्या मानी होगा? आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार मिल गए तो सरकार क्यों नहीं बनती है? महाराष्ट्र जैसी सरकार बन जाती है। हाँ, अब तो आप ये एक तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर नीतीश को समझ आ जाए, और अगर नीतीश को डायरेक्ट, चूंकि अब तो वो खतरा भी टल गया, क्योंकि जब नंबर ऑफ सीट सामने आ गई तो शायद बीजेपी भी उनसे कोई खास पंगा ना ले। आपको क्या लगता है?
हाँ, महाराष्ट्र से सबक सबक लेके शायद बीजेपी पंगा न ले, मगर बीजेपी बहुत कूटनीतिक है, आरएसएस की नीति है। ये आपको मुंह में राम और बगल में छुरी वाला नीति पर चलती रहती है, और उसी नीति पर अगर वो चली बिहार में तो बिहार उनको गाड़ के ही रखेगा। ये पक्का ध्यान रखना चाहिए बीजेपी ने, जितना षड्यंत्र करना था। और उनके पास में एक तुरुप का एक्का है जो इलेक्शन में नहीं गया था, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए सरकार तो एनडीए की बनेगी, क्योंकि वो तुरुप का जो एक्का है तड़ीपार, वो वहां हर चीज करेगा। वो तो गनीमत है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के पास में कोई नहीं था। डोनाल्ड ट्रम्प के पास में अगर कोई तड़ीपार होता तो डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता से नहीं जाता, वो डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता बन जाती। तो अभी अभी आपको क्या लगता है, क्या सेकुलर फोर्सेस सबको अगर मिला करके कहीं कुछ देखा जाए तो कोई कुछ चांसेस हैं बिहार में? बस सिर्फ तभी हो सकता है जब नीतीश उस तरफ ना जाए या बीजेपी उनको नकार दे। तो ऐसी ऐसी सूरत में अब आगे क्या लगता है आपको? क्या बस अब चैप्टर क्लोज है या कहीं कुछ कुछ कोई हाथ पैर मारने की गुंजाइश है? देखो, एक एक इलेक्शन में चैप्टर क्लोज नहीं होता, ना एक चुनाव हारने से कोई चैप्टर क्लोज होता है। सवाल यह है कि हमें अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा, हमें हमारी खुद को मजबूत करना पड़ेगा। वो बदनाम हो जाएगा, उसकी बुराई हो जाएगी, इसलिए हमको कुछ मिल जाएगा और हम हवा में महल बांध लेंगे। तो ये प्रवृत्ति अगर नहीं छोड़े सेकुलर फोर्सों ने, तो ये समझ लो कि कोई ऐसी मजबूरी नहीं है वोटर को कि वो आपको बार बार अवसर दे, आपको अवसर नहीं देंगी। ये मैंने उस वक्त बोला था कि तेजस्वी यादव बहुत इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार जी के विरोध में और बीजेपी के विरोध में, बहुत इनकम्बेंसी थी, मगर उनका अल्टरनेट तेजस्वी को मानने को वहां के लोग तैयार नहीं थे। तेजस्वी के बजाय अगर कोई बीजेपी का, जेडीयू का मुस्लिम नेता का प्रोजेक्शन हो जाता, आरजेडी के मुस्लिम नेता का प्रोजेक्शन हो जाता, कोई दलित नेता या ओबीसी नेता भी यादव परिवार से छोड़ के और कोई दूसरा यादव हो जाता, तो मैं आपको दावे से उस वक्त भी बोला था, आज भी बोलता हूं, 200 के आसपास, 175 से 200 सीटें आती थी। इतना इनकम्बेंसी था। मगर चूंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से चलती है कि बाला साहब का बेटा चाहिए, देवेगौड़ा जी का बेटा चाहिए, उधर मुलायम सिंह जी का बेटा चाहिए, ये सब जो चलते रहता है उसमें ये बाजी मार के ले जा रहे। अच्छा, आपने उस बार जो बात एक बार असदुद्दीन ओवैसी के बारे में की थी, अभी तक क्या कुछ ऐसे एनालिसिस सामने आए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी सीटें कटवा दी सेकुलर पार्टियों की? क्या कुछ, क्या सूरत है, क्या लगता है आपको असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहा? मैं काजमी साहब एक आरोप करता हूं, और वो उनके ट्रेजरर ने बताया हुआ आरोप है। महाराष्ट्र में 32 सीटें के लिए लड़ने के लिए इन्होंने बोला था ओवैसी जी ने, और 31 सीटें लड़े थे, तो एक सीट के पैसे वापस दिया था आरएसएस को, उन्होंने, ओवैसी जी ने। अभी आपको बताता हूँ, शाह ने नीतीश कुमार जी को कॉल करके बात की है, फोन करके बात की है। अब क्या बात होगी ये आप समझ सकते हो, किस तरीके से अभी चक्कर घूमेंगे, क्योंकि दोनों को मिलके 120 सीटें हो रही है, 120 सीटें में 124, 24, 25 सीटें चाहिए। अब वो 4, 5, 6 सीटें उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये तो पक्का है। तो ये समझने की बात है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार अगर ये साइड चले गए, क्योंकि नीतीश कुमार गुस्से में है। मैं उस वक्त भी बोला था, आप बार बार पूछ रहे थे कि वो बोलते क्यों नहीं, मैं बोला वॉर फ्रंट के रह के ये बोला नहीं जा सकता है, नहीं तो पीछे से तो तीर चल ही रहे उनके, तो ये तीर फिर आगे से भी चलने लग जाएंगे, इसलिए नहीं बोल रहे। मगर अभी उनको पता है कि नीतीश कुमार कबर खोद देगा, इसलिए अमित शाह ने तुरंत फोन किया। अभी अभी एक 5-10 मिनट पहले की न्यूज है, मैं आपसे बात ही कर रहा हूं, तो मैंने न्यूज देख, मेरे नजर में आई, तो वो उन्होंने कॉल किया है, क्योंकि उनको समझ में आया कि नीतीश कुमार अगर तो बीजेपी का वहां शासन नहीं बनेगा, तो नीतीश कुमार सीएम होंगे, मगर सारा चलेगा वहां तो बीजेपी का चलेगा। जी जी जी। तो अभी अब आप जाहिर है लोगों ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन ये वोट काटने वाले लोग थे, उनका रोल कैसा रहा? मतलब उस पर थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। बहुत शानदार रोल रहा। वो रोल म्हणजे कुशवाहा जी का होगा, वो चिराग पासवान जी का होगा, ओवैसी जी का होगा, या पप्पू यादव जी का होगा, या तो फिर वो अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश आंबेडकर जी का रहा होगा। ये सारी जी जी। शानदार रोल रहे। ये आपको बताया ना कि संगी, मुसंगी, बुसंगी, सुसंगी, कुसंगी, ये सब मिलके लड़ते हैं,
और ये सब आरएसएस की नीति पर चलते हैं और आरएसएस को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये हेड्रा हेडेड ड्रैगन है। आरएसएस संगठन मतलब हेड्रा हेडेड ड्रैगन, हजार मुंह वाला सांप है वो, और वो उसी तरीके से लड़ता है। इसको अगर नहीं समझे ना सेकुलर फोर्स, तो सेकुलर फोर्स इस देश में गत काल की कल्पना होके रह जाएगा। और ये समझ लो कि कोई भी देश अगर कट्टर होता है तो वो देश नहीं बचता है। वो अफगानिस्तान होता है, सीरिया होता है, पाकिस्तान होता है, और कुछ हो जाता है, मगर वो डेमोक्रेटिकल देश नहीं बचता है। ये पक्का समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आज चूंकि बिहार पर ही हमें फोकस रहना था, तो आपने कई तरह से चीजें बताई, वोट काटने वालों का रोल, और ये हजार मुंह वाले सांप वाली बात आपने बताई, ये आरएसएस की। तो अगर वाकई जैसा कि आप कह रहे हैं और आप इसको महसूस कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो गुजरे जमाने की बात हो जाएगी अगर सेकुलर पार्टियों ने इस हकीकत को नहीं समझा। ये बहरहाल टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पूरे देश को सोचना है कि आखिर सर मैंने 29 तारीख को आपको इंटरव्यू दिया था, आपने 1 तारीख को चलाया। वो पुराना इंटरव्यू लोगों को देखने दीजिए। उसमें मैंने स्पष्ट बताया कि नीतीश 40 से 50 के बीच में रहेंगे, बीजेपी 70 से ऊपर रहेगी, कांग्रेस की कितनी सीटें आएगी, ये मैंने स्पष्ट तौर पे बोला था। ये कोई चैनल नहीं बोल सका, ना कोई नेता बोल सका, ये अविनाश काकड़े बोला था। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने बहुत ही दुरुस्त अपना एक अंदाज, एक अटकल, एक एनालिसिस दिया था, और उसे भविष्यवाणी इसलिए कहा गया कि आपकी बात पूरी भी हो गई। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि ये YouTube चैनल जरूर है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक जिम्मेदार जर्नलिज्म हम यहाँ से करें, और इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ हम बर वक्त शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आप आंखें खोल करके जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया विनाश काकड़े जी, आपने हमें वक्त दिया, और मैं अब दर्शकों का भी से भी इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।